In today's lecture, we are going to discuss about the Newton's second law of motion. Okay, according to Newton's second law of motion, when a force acts on an object, it produces acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force and inversely proportional to the mass of the object. इट्स मीन कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई करें तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में उस बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट के मास के। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है कि यहाँ पे एक पत्थर, एक रॉक पड़ा हुआ है रास्ते में, तो वो उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये देखें कि ये कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये अपनी मतलब ये आगे की तरफ जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये जो रॉक है ये कहाँ पे मूव करेगा। जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में ये बच्चा उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा, वो आगे मूव करेगा। और यही बात हमने अभी सेकेंड लॉ में पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट के मास के। अब ये वाली जो बात है अब हम इसको भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। अब ये देखिए कि ये गाड़ी आप समझे ख़राब हो चुकी है, आगे मतलब मूव नहीं कर रही, तो हमें इस पर धक्का लगाना पड़ेगा इसको स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ये एक शख्स खड़ा है जो कि इस गाड़ी को धक्का लगा रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर कि वो गाड़ी आगे मूव हो जाए, क्योंकि जो उस शख्स की जो फोर्स है जो उसके अंदर वो कम है, लेकिन जो गाड़ी को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए। तो वो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि गाड़ी आगे मूव नहीं हो रही। मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी का मास ज़्यादा है, जबकि उसका जो शख्स है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स इसकी कम हो गई। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए गाड़ी को मूव करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने और मज़ीद लोगों को बुला लिया। अब ये क्या, पहले वो एक अकेला शख्स था जो इस गाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा था, गाड़ी आगे मूव नहीं कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब ज़्यादा लोग आ गए। अब ये क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब भी ज़्यादा लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी आगे मूव करने लगेगी, गाड़ी आगे की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट पर फोर्स कम अप्लाई करें, अगर वो चीज़ हैवियर है या भारी है, उसके ऊपर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो गाड़ी मूव या वो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इट्स मीन कोई भी अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बाईसाइकिल है, ये हल्की होती है, तो इसको आगे मूव करने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू गाड़ी या कोई भी हैवियर ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आगे की तरफ, जब तो क्या हो रहा है, हम आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो वो बाईसाइकिल है वो भी क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है कहाँ पे, आगे की तरफ। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, उसके अंदर ज़्यादा मास है, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी आगे मूव करने के लिए या अपनी जगह को चेंज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको कम फोर्स चाहिए, और अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। अब ये दूसरी एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं कि एक बच्ची को जो है वो इसमें बिठा झूला झुला रहे हैं, मतलब उसको हिलाना है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें नीचे क्या लिखा है, लिटिल फोर्स स्मॉल डिस्टेंस, मतलब उन्होंने लिटिल फोर्स मतलब थोड़ी या कम फोर्स जो है अप्लाई की। जब हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है जो बच्ची उस पर बैठी हुई है वो कम डिस्प्लेस, मतलब जो उसका वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। हमने कम फोर्स अप्लाई की, कम डिस्टेंस कवर हुआ। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर कोई बॉडी या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो अगर क्या होता है कि उसकी स्पीड होती है कुछ ना कुछ, या वेलोसिटी उसके अंदर होती है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, वेलोसिटीज चेंज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जब भी क्या हुआ कि वो बिल्कुल कम डिस्टेंस कवर कर रहा है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की, ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये हुआ कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम डिस्प्लेस करेगा वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब आप एक और एग्जांपल से देखें कि ये एक रॉक है और इसको जो है मूव करवाना है हमें। अब क्या लिखा है ऊपर कि फोर्स अप्लाइड बाय न्यूटन कॉजेज दी रॉक टू मूव ओनली स्लाइटली। मतलब कि ये जो शख्स है यहाँ पे, अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा इस रॉक को मूव करने के लिए, तो कितनी भी ये फोर्स अप्लाई कर दे, बामुश्किल बिल्कुल मामूली सा ही वो उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि इस रॉक को मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए, जो कि इस शख्स में तो इतनी फोर्स नहीं होगी कि वो इतना बड़ा जो रॉक है उसको आगे मूव करवा सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये हॉर्स अब क्या कर रहा है, हॉर्स जो है उस रॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब क्योंकि हॉर्स के अंदर तो ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा फोर्स वो अप्लाई कर सकता है। तब आप मुझे ये बताइए कि अगर उस शख्स ने फोर्स अप्लाई की थी या इस हॉर्स ने फोर्स अप्लाई की थी, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है इस रॉक का? सोचिए, जाहिर सी बात है हॉर्स कर सकता है, क्योंकि जो शख्स ने फोर्स अप्लाई की थी वो बहुत कम लगाई थी, तो इसलिए वो रॉक थोड़ा सा मूव हुआ, मतलब थोड़ा सा आगे गया। लेकिन हॉर्स ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है, जब भी वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब कम फोर्स अप्लाई की तो कम डिस्टेंस कवर किया, ज़्यादा फोर्स अप्लाई की तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अभी हमने बात की थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी क्या करे, वो भी इंक्रीज़ करे। जिस तरीके से आपने अभी देखा, हमने फोर्स इंक्रीज़ करी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, अगर हमने फोर्स कम की तो कम डिस्टेंस कवर हुआ। मतलब ये कि अगर कोई एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज़ करें तो ये रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन, या मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के दरमियान। या अगर कोई एक वैल्यू कम हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी जो वैल्यू हो वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। या तो दोनों वैल्यू इंक्रीज़ हो या दोनों वैल्यू डिक्रीज़ हो। अगर ये रिलेशन होता है किसी भी क्वांटिटी के दरमियान तो वो कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन, या फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ था कि न्यूटन ने कम फोर्स अप्लाई की थी उस रॉक को, तो उसने डिस्टेंस कम कवर किया, जबकि जो हॉर्स है उसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की थी तो उसने क्या किया था, ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो मतलब एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो नीचे यही बात लिखी हुई है कि हैंस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब ये कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। ये नीचे क्या लिखा है, फोर्स, और जो सिंबल बना है वो अल्फा का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। और आगे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन। मतलब ये कि जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उतना ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का। हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी सेकेंड लॉ की, वो उसमें क्या लिखा था कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। वो अब आपको समझ में आ गया है। लेकिन उसके आगे ये लिखा था कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट के मास के। अब हम ये रिलेशन चेक कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मास के। अब इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। मतलब अगर एक की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो हमें ये देखना है कि अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो मास कम होगा, या अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ बुक्स रखी हुई हैं, तो एक जो उसका मास है वो है 3 kg, और दूसरा जो साइड पे बुक्स रखी हुई हैं उसका मास है 5 kg। तो किसका मास ज़्यादा हुआ? ऑब्वियसली जो 5 kg है वो ज़्यादा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों जो ये जो बुक्स के बंडल रखे हुए हैं, इस पर कौन से वाले बंडल को मूव करना ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली जिसका मास 3 kg है, मतलब जिसका मास कम होगा हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब हम दोनों जो बंडल रखे हुए हैं उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 यूनिट्स की, मतलब 10 न्यूटन ही हमने 3 kg पे भी अप्लाई किया और 10 न्यूटन ही हमने 5 kg पे भी अप्लाई किया।
तो कौन सा हम इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं? 3 kg वाली हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब आप देखें जो 3 kg है वो मास कम है, लेकिन हम उसको ज़्यादा डिस्प्लेस कर सकते हैं। जब हम उसको ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जब उसमें ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा तो क्या होगा, ज़्यादा उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मतलब क्या हुआ कि मास कम था, एक्सीलरेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो 5 kg वाला मास था उसको हम ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है। इट्स मीन लेस मास एंड मोर एक्सीलरेशन। मतलब जितना कम मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर कम एक्सीलरेशन होगा, मतलब कम एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब मास ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा, एक्सीलरेशन कम, मास कम, एक्सीलरेशन ज़्यादा। मतलब एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी क्या है, ज़्यादा है, या अगर एक ज़्यादा है तो दूसरी क्या है, कम है। तो जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्या कर जाए, डिक्रीज़ कर जाए। और यही बात अभी हमने न्यूटन के सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट थी उसमें पढ़ी थी कि क्या आता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके फोर्स के जो हमने अप्लाई की है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट के मास के। अब हम इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड किया था या चेक किया था किसके दरमियान, फोर्स के दरमियान और मास के दरमियान। और हमने उस रिलेशन में क्या देखा कि हमने ये देखा कि अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये आप देखें ऊपर एरो की तरफ, ऊपर एरो जा रहा है, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। फोर्स ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन था, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन था। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर फोर्स इंक्रीज़ होगी तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा। जबकि अगर उस किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। आप इसको एरो से देख सकते हैं कि जो मास का एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड, जबकि जो एक्सेलरेशन उसका एरो नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। तो ये रिलेशन ही इस तरीके से शो हो रहा है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, या अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मास और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन था, मास और एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी चीज़ क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अब इन रिलेशन को यूज़ करते हुए हम सेकेंड लॉ की जो है उसकी इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ। जो ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जो अल्फा का सिंबल बना हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। और आगे लिखा है एफ, एफ मतलब है फोर्स। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स कम होगी। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड लाइन में क्या लिखा है कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m, मतलब मास के। ये जो 1/m है ये इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। सिंबल दोनों का एक ही है, लेकिन अगर हम इन्वर्स में करके लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करे होगा तो मास क्या होगा, उसका कम होगा, या अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। और ये बात अभी हम एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन है वो कॉमन है, उसको हम एक मतलब कंबाइन कर सकते हैं इन इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी एक्सेलरेशन है जो कि एक ही वैल्यू है, हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, उसे कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। ए को एक बार लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाया और ऊपर लिख दिया F/m, क्योंकि जब हम F और m को देखेंगे तो ऊपर F है और नीचे मतलब सेकेंड इक्वेशन में क्या है 1/m था ना, तो वो दोनों सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएंगे, वो F/m हो जाएंगे। और आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा हुआ होता है तो उस सिंबल को हटा के हम हमेशा इक्वल का सिंबल लगाते हैं और एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। और देखिए हमने भी यहाँ पे यही किया कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद a इक्वल है, आगे लिखा है k। यहाँ पे जो k है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू उसकी कांस्टेंट है जो कि इक्वल है 1 के। वो क्या आपको दिख भी रहा होगा
तो इस सिंबल को हटाने के बाद हमने लिख दिया इक्वल का सिंबल लगा दिया और एक कांस्टेंट लगाना था तो हमने के लिख दिया और आगे लिख दिया एफ अपॉन एम। नीचे क्या लिखा है कि वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड के इक्वल है 1 के, मतलब जो के की वैल्यू है वो क्या है 1। तो हम जहाँ पे के था वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो देन ए इक्वल है के की जगह हमने ब्रैकेट में 1 लिखा और आगे लिखा है एफ अपॉन एम। अगर हम 1 का प्रोडक्ट लेंगे या एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को तो आंसर तो एफ ही आएगा। तो ऊपर क्या आ गया एफ, नीचे आ गया अपॉन में एम, एफ अपॉन एम। अब आप ये देखें कि m जो है f के साथ डिवाइड हो रहा है, उस इक्वल को सेट पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m नीचे था वो एक्सीलरेशन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा ma। हमने इसे अरेंज किया, f को पहले लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो f इक्वल हो गया ma के। मतलब हमने जो भी फोर्स फाइंड की है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है मैस और एक्सेलरेशन का। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स क्या है, फोर्स प्रोडक्ट है मैस एंड एक्सेलरेशन का। इस तरह से हमने अपना रिलेशन ड्राइव कर लिया है जो कि है एफ इक्वल एम ए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।